हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है, अगर आप वीडियोस देखते आए हैं, कि जब भी आप इस वीडियो पे आते हैं तो आपको सीयूडी एग्जाम्स की बेसिकली प्रिपरेशन के लिए, एसएससी के लेवल की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है, तो जब भी वक्त मिले चीज़ों को देखा करें। ऐसा वेट ना करें कि जब एग्ज़ाम फिनिश होगी उसके बाद हम बैठेंगे और सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। ये इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए, आपने देखा होगा कि पार्ट 2 लिखा है इसके थंबनेल पे। इसका मतलब इसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने इंडिया में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में और कुछ स्पेशल क्रॉप्स में इंडिया की क्या पोजीशन है, कितना इंडिया प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा पार्ट रह गया प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और समझेंगे कि क्या कैसे होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में, जहाँ तक याद है मुझे, हमने कॉफ़ी तक का कवर कर लिया है, टी और कॉफ़ी को कवर कर लिया। आज हमें पढ़ना है स्पाइसेस के बारे में। बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया को एंशियंट टाइम से, आपको पता है कि जब पोर्टुगीज आए थे, पुर्तगाल से लोग आए थे, या एंशियंट रोम की बात करें, तो उस टाइम पे भी इंडिया फेमस था अपनी स्पाइसेस के लिए। क्योंकि जो क्लाइमेट इंडिया का है, स्पेशली कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट पे। पढ़ा है आपको वेस्टर्न घाट? अगर आपने वेस्टर्न घाट पढ़ा है तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान होने वाली हैं। तो वेस्टर्न घाट पे क्या होती है? हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल होने के रीजन से होता क्या है, और आपको पता है वेस्टर्न घाट जो एरिया है ऐसा, ये जो हमारा है, ये पूरा क्या है, ये हिली एरिया। ये क्या है? हिली एरिया है, जहाँ पे माउंटेन्स मतलब आपको 3000 मीटर से ऊपर की हाइट तक के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हैवी बारिश होती है। हैवी बारिश से, हैवी रेन से क्या होता है, 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है। ये एक तरह के हमारे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई। ये यहाँ पे क्या उगते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट उगते हैं। अब हैवी बारिश से क्या होता है, जो सॉइल होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो तो इरोड हो जाती है। सॉइल की टॉप लेयर क्या हो जाती है? इरोड हो जाती है। पूरी की पूरी लेयर क्या हो गई? सॉइल की टॉप लेयर बह गई। जब सॉइल की टॉप लेयर बढ़ गई तो नीचे क्या बचे? कंकड़ पत्थर। भाई कंकड़ और पत्थर ही बचेंगे ना, जिसे आप कहते हैं सैंडस्टोन्स कहते हैं, जो भी कहे, थोड़ी सी कंकड़ीली जमीन बनती है। और उस कंकड़ीली तरह की सॉइल को हम लैटराइट सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैटराइट सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास? लैटराइट सॉइल बनती है। और लैटराइट सॉइल की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है, इसमें कुछ भी नहीं उगता, लेकिन स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स उगते हैं जो दुनिया में सबसे महंगे बिकते हैं। किसी के साथ नेचर अन्याय नहीं करती। आप व्हीट और राइस नहीं उगा सकते, आप स्पाइसेस उगाइए, आप ड्राई फ्रूट्स उगाइए, भाई उससे 10 गुना रेट देके जाते हैं ये सब, ठीक है। और क्योंकि इस तरह का क्लाइमेट केवल यही है वेस्टर्न घाट पे, तो इंडिया की इसमें एक तरह से मोनोपोली समझो स्पाइसेस के मामले में। क्योंकि ये क्लाइमेट ही कहीं नहीं मिलेगा, ये ज्योग्राफी ही कहीं नहीं मिलेगी। कोस्टल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्लोपी एरिया, लैटराइट सॉइल, हॉट एंड मॉइस्ट टेम्परेचर, इतना कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है यार? यही मिलता है, ठीक है। तो कार्डमम, अब पूछा मैंने, आपको बताया भी था कि कार्डमम हिल्स कहाँ पे है भाई। कार्डमम हिल्स नाम से है भाई, कहाँ पे? केरला में, याद रखिएगा, ठीक है, केरला में। तो क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस, सुगंधित मसालों की रानी, असम, केरला एंड तमिलनाडु। भाई जहां बेबी हैवी रेनफॉल होनी है और स्लोपी एरिया मिलना है, लेटराइट सॉइल बन जाए, वहां समझ लीजिए। तो आप कहोगे असम, केरला एंड तमिलनाडु। पेपर किंग ऑफ, मसालों का राजा केरला, पेपर। भाई पेपर का मतलब काली मिर्च। काली मिर्च आपको पता नहीं है, इसे ब्लैक डायमंड कहते हैं। इसे एंशियंट रोम में भाई ब्लैक डायमंड बोला जाता था, ठीक है। इसकी कीमत इतनी थी, यूरोप के बाजारों में ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? ममीज वगैरह जो इजिप्ट में पाई गई, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए काली ब्लैक पेपर का यूज किया जाता था। एज ए कह सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता था। इसका साइंस ही अलग है ब्लैक पेपर का, जो आपके घर में है, जो घर में डेली हम ठूसते हैं ना भाई। इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस तो स्पाइसेस के लिए, साउथ इंडियन मसालेदार खाने के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में तो जम के रगड़े जाते हैं मसाले वाले छोले, राइट। तो चिलीज, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, एक मूवी आई होगी गुंटूर टॉकीज। गुंटूर इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेड चिली। मैंने देखा है, यहाँ पे मैं गया हुआ हूँ, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कारखाने हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में भाई गजब की लाल मिर्च उगाई जाती है। टर्मरिक में देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मतलब जितने मसाले खा रहे हैं, कहीं आपको यूपी का नाम सुनाई देगा नहीं, क्योंकि ये भाई नॉर्दर्न प्लेन है।
नॉर्दर्न प्लेन में ऐसा क्लाइमेट ही नहीं है, यहाँ पे तो फूड क्रॉप्स होती हैं। क्या होती हैं भाई? राइस और व्हीट, वो भी जरूरी है, सब जरूरी है भाई, ठीक है। न्यूटमेग, जायफल, केरला। उसके अलावा एरिनॉट, ये भी कहाँ होता है? केरला, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम। कोकोनट, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मतलब पूरा साउथ इंडिया, जैसे 4-5 स्टेट आप बोलते हो, वो आ जाओ। सिनेमन, दाल चीनी कहते हैं इसे लोग, दाल चीनी, हालांकि ना दाल होती है ना चीनी होती है। सिनेमन क्या होता है? लकड़ी के, एक लकड़ी के कहते थे कि परतें निकाली जाती है, उस पेड़ की छाल होती है, छाल। और सिनेमन इतने बड़े बड़े लंबे लंबे आते हैं येलोइश कलर में, उसको डाला जाता है, ठीक है। क्लोव, लौंग आप कहते हो, वो गाना भी नहीं है कि बे तू लौंग मैं इलायची, तेरे पीछे हाँ गवाची, मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे बता दे रहा हूं। तो ये जो लौंग है वो लौंग है। जिंजर, अदरक, जिंजर क्या है भाई? अदरक है। आप कहते हो ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड खाते हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट सभी खानों में डाला जाता है। चाइनीज में तो मतलब जिंजर गार्लिक ना रहे तो चाइनीज ही क्या, ठीक है। लोमी सॉइल या लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल कैसे बनती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो आप देख सकते हो कि स्पाइसेस के मामले में टॉप पे केरला है और कर्नाटका है, और इसमें टॉप प्रोड्यूसर इंडिया ही है, दूसरी कोई कंट्री प्रोड्यूसर में है ही नहीं उतनी ज्यादा कि उसको टॉप 1-2 पे रखा जाए। तो देखिए मसालों में तो हम खुद राजा हैं, और इसमें केरला राजा है। केरला में इतनी बारिश होती है कि मत पूछिए। आ जाते हैं, अब जान लेते हैं भाई कि ये जो हमारे, इसको मैंने क्या बोला था? मोटा अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटा अनाज। अब इसको थिक ग्रेन्स मत कह दीजिएगा, इन सबको बेसिकली हम मोटा अनाज कहते हैं, ठीक है। तो मिलेट्स, बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होगा, बंजारा कम्युनिटी के नाम से याद रखिएगा, बंजारा बाजरा, बंजारा बाजरा याद हो जाएगा। और कर्नाटका सेकंड पे आता है, और चाइना टॉप प्रोडक्शन करता है। मक्के की खेती भाई सबसे ज्यादा यूएसए में होती है, कॉर्न जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो? कॉर्न कहते हो, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ, ठीक है। ये टॉप पे कर्नाटका है, सेकंड पे क्या है? मध्य प्रदेश है। दाल में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आएगा, दाल में मध्य प्रदेश की दालें बड़ी कमाल की होती हैं। और सेकंड में राजस्थान, क्योंकि ये मैक्सिमम मध्य प्रदेश और राजस्थान का एरिया ड्राई एरिया है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और आपको पता है कि दाल की फसलें वही अच्छी होती है जहाँ पे बारिश हार्डली 100 सेंटीमीटर के अंदर सिमट जाए, तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर तूर, पेगन मतलब अरहर की दाल, कॉमनली नोन एज रेड ग्राम मतलब अरहर, लाल चना के नाम से जो भी जाना जाता है, इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र फिर कर्नाटका। ये उन इलाकों में है जहां पे, ऐसा नहीं कर्नाटका का पूरा पूरा कर्नाटका वेस्टर्न घाट पे, कर्नाटका का एक हिस्सा वेस्टर्न घाट पे है जहाँ पे स्पाइसेस वगैरह ग्रो होंगे, बट कुछ हिस्से ऐसे भी जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, उन हिस्सों में क्या उगाया जाता है? ये दालें उगाई जाती हैं, ठीक है। दाल सबसे, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है दाल का, जितने भी तरह की दालें होती हैं उस इंडिया की टॉप प्रोडक्शन है। जो प्लेटू एरिया है ना, बड़े कमाल की जगह है, वहाँ पे तो दालें उगाई जाती हैं। बाकी यहाँ पे मिलेट्स में चाइना है, और कॉर्न में यूएसए है, ठीक है। तो यही कुछ जगह हैं जहाँ पे यूएसए आगे है, चाइना तो हमसे 4-5 जगह आगे हो गया। राइस में आगे हो गया, व्हीट में आगे हो गया, टी में आगे हो गया, श्रीलंका भी लगभग आसपास आता है। चलिए ग्राम की बात की जाए, ठीक है। तो महाराष्ट्र फिर मध्य प्रदेश, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है। टोटल पल्सेस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इंडिया टॉप पे है। रबर, हाँ रबर में भाई टॉप पे केरला है, बाकी और कहीं हमारे यहाँ रबर उगाई ही नहीं जाती, सबसे टॉप पे थाईलैंड है। अब भाई देखिए पल्सेस की वैरायटी देख रहे हैं, इसमें चने हैं, लाल चने, काले चने, गोरे चने, फिर ये दाल है, फिर ये हरी मूंग है, फिर ये मूंग, पीली मूंग है, फिर राजमा है, अरे यार मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, काबली चना है, मूंगफली है, वो छोले हैं, छोटे वाले छोले, बड़े वाले छोले, और ये किडनी बीन्स हैं, और ये पीली पता नहीं किस तरह की मूंग्स हैं। तो इतनी वैरायटी है यार दालों की, ठीक है। टोबैको भाई आंध्र प्रदेश, सीधी बात है, और उसके बाद दूसरा कोई स्टेट ही नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके स्पेशली हैं जहाँ पे कंपनियां जाके इन्वेस्ट करती हैं। फिर बिहार में भी उगाया जाता है, लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा वैरायटी में, सबसे ज़्यादा क्वालिटी में, तो कहाँ उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। और चाइना देखिए यहाँ पे भी आगे है भाई। शुगर केन में तो आप जान लीजिए ब्राजील आगे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और आपको पता है अभी क्या बनाया जा रहा है बेटा? एथेनॉल, ओके। एथेनॉल किससे बनता है? शुगर केन के वेस्ट से बनता है, जो कि किस में मिलाया जाता है? पेट्रोल में। और अभी हमारे यहाँ G20 का एक मतलब और भी है, ग्रीन 20। ग्रीन 20 से क्या मतलब है कि 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में।
तो 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml एथेनॉल, और धीरे धीरे आपके गाड़ी के जो इंजन आएंगे अब वो एथेनॉल को ग्रैस्प करने वाले होंगे। और अगर वो एथेनॉल को ग्रैस्प करने वाले होंगे तो इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है जहाँ पे शुगर केन सबसे ज़्यादा उगता है, फिर सेकंड महाराष्ट्र है, यहाँ से इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो काफ़ी महंगा बिकने वाला है। और उससे सबसे ज़्यादा उस तरह के बहुत सारे प्लांट भी यहीं लगेंगे जो क्या बनाएंगे, एथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रोजगार उत्पन्न होने वाला है। अब एग्रीकल्चर में शुगर केन का थोड़ा और लेवल बढ़ेगा। मस्टर्ड सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाया जाता है, याद रखिएगा, और इसमें इंडिया के अलावा कोई भी टॉप पे नहीं है। ठीक है, तो मस्टर्ड सबसे ज़्यादा राजस्थान में, सरसों की खेती, क्योंकि वहाँ की विंटर में ना कम पानी चाहिए होता है मस्टर्ड को, हल्की बारिश में हो जाती है, और राजस्थान में हल्की फुल्की जो विंटर में होनी चाहिए वो होती है। तो मस्टर्ड के लिए बहुत ही सुटेबल जगह, और राजस्थान एरिया वाइज बहुत बड़ा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, क्योंकि उसमें मैक्सिमम एरिया डेजर्ट का भी तो है, 30-40%, 60% एरिया ही रिहायशी है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आप याद रखिएगा। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन जान लेते कि भाई कितने तरह के रिवोल्यूशन हुए, आइए देख लेते हैं। तो जब बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो फूड ग्रेन्स, जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो वो फूड ग्रेन से हुआ था, जैसे आप कह सकते हो कि राइस, व्हीट, बेसिकली ये MS स्वामीनाथन, देखिए शायद मैंने कहीं वर्जिस कुरियन बोल दिया था, वो मिल्क व्हाइट रिवोल्यूशन में, फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन व्हीट एंड राइस, फर्स्ट टाइम 1916 पंजाब, लेकिन मैंने बोला था 1962 जो हमारी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग थी, 5 ईयर प्लानिंग, वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। किसके रीजन से बर्बाद हो गई, और वो वॉर हो गई चाइना से, फिर पाकिस्तान से वॉर हो गई, तो 2-3 वॉर और थोड़ा सा सूखा पड़ने के रीजन से चीजें बेकार हो गई थी। तो ऑफिशियली इसे माना जाता है 1966 में, क्योंकि फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग जो होती है उसमें ये स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर पे, ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ से माना गया। तो वर्ल्ड में भी मैक्सिको नॉर्बन बोरलग, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मैक्सिको के नॉर्मन बोरलग को माना गया फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नोबेल पीस प्राइज इन 1970 मिला है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी जान लीजिए कि 1970 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, इनको मिला, नॉर्मन बोरलग, ये मैक्सिको के हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कई सारी कंट्रीज ने ग्रीन रिवोल्यूशन अडॉप्ट किया। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, स्टार्ट 1970, इसके बारे में हम बात करेंगे। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड से है, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, सैम पिट्रोडा ने इसको स्टार्ट किया है, फादर बोले जाते हैं इसके। अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों कहाँ उगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में उगाए जाते हैं। भाई मस्टर्ड का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं भाई, जूट की खेती को कहते हैं, किसको, जूट को कहते हैं, ये तरह का है। तो आप कहोगे लेकिन ठीक है, तो आप कहोगे लेकिन यहाँ पे देखो जैसा नाम है वैसा होता नहीं है। फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब ये जो वेजिटेबल्स उगाते हैं इसे हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेजिटेबल उगाने का बागीचे को हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। तो निरपाक तो तेज हैं इस पे। इसके अलावा पिंक रिवोल्यूशन क्या है भाई, अनियन के प्रोडक्शन से एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, और झींगा, मैक्सिमम आप देखिए अनियन और फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पुणे इलाके में तो भाई फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, हालांकि स्टेट वाइज यहाँ पे नहीं देखना है। दुर्गेश पटेल जी ने ये स्टार्ट किया था। तो अनियन के प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल, और झींगा जो उगाई जाती है, मछली जो खाया जाता है एक तरह से सी फूड की तरह, उसके बारे में। विशाल तिवारी जी ने क्या किया, विशाल तिवारी जी ने रेड रिवोल्यूशन, मीट प्रोडक्शन एंड टोमेटो, रेड में मीट भी आता है और टोमेटो भी आता है, क्योंकि भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ सभी तरह की चीजें खाने वाले लोग हैं। यहाँ पे हम वेज और नॉन वेज का सेग्रीगेशन करने नहीं आए हैं। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, ये मिल्क प्रोडक्शन है, वर्गीस कुरियन ने, आपको पता है कि आनंद गुजरात में इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। और ये कौन सा था, अमूल, अमूल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है। इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ कोऑपरेटिव कंपनी। और इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसी का है वो। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम प्राइवेट कंपनियां होती है, लेकिन ये कोऑपरेटिव कंपनी का एग्जांपल है जो काफी सक्सेसफुल रन करती है। ठीक है, ब्राउन रिवोल्यूशन क्या है, लेदर से रिलेटेड, कोका या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, हीरालाल चौधरी, हालांकि इसमें ये MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन याद रखिए। बाकी ये पता होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेटेड, जैसे रेड में कंफ्यूज होते हैं, पिंक में कंफ्यूज होते हैं, गोल्डन फाइबर सुन के जूट लगता है, बट यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और हनी की बात हो गई। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से है,
इसे कहा जाता है अरुणा कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। जो भी इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। असम नेशनल ब्रिगेड 26 नवंबर, इससे वर्गीस कुरियन से स्टार्ट 1970, स्टार्टेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात, ऑल्सो अमूल बाई वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, सिल्वर रिवॉल्यूशन में एग प्रोडक्शन बाय, सिल्वर का मतलब सिल्वर मत समझिए, पोल्ट्री फार्म इंदिरा गांधी, वाओ। तो इंदिरा गांधी जी ने पोल्ट्री और मतलब देख सकते हैं कि एग के ऊपर, पहले भाई मुर्गी से निकलने वाले एग और इंडिया में जितने लोग आमलेट खाने वाले हैं पॉसिबल नहीं है। तो एग अब क्या बनाए जाते हैं, टेक्निकली बनाए जाते हैं, फार्म्स में बनाए जाते हैं, वहां से जितना एग निकलता है वही हम उसी से एग की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हैदराबाद में होती है। इंडिया की एग टोकरी कहाँ होती है भाई, याद रखिएगा, एग की सबसे ज्यादा पोल्ट्री है हैदराबाद। इंडिया की बास्केट ऑफ एग किसे कहते हैं, हैदराबाद। तो हैदराबाद में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, किसका, एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो वही हो गया फ्रूट्स प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है भाई, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एम एस स्वामीनाथन, बात वही हो गई। प्रोटीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, हाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सेकंड टर्म ऑफ रिवोल्यूशन, खैर छोड़ दीजिए, ये तो मोदी एंड एफएम अरुण जेटली मॉडल है, मतलब इन्होंने ही उसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेटेस्ट में आए हैं, परेशान मत होइएगा। सिल्वर फाइबर कॉटन, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, ठीक है। अब भाई हम पेट्रोलियम का प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार जान लीजिए कि भाई ब्लैक ब्लैक रिवोल्यूशन थोड़ा सा जान लीजिए कि भाई हाईलाइटेड है, ग्रे और ब्लैक याद रखिएगा कि भाई ग्रे क्या है, फर्टिलाइजर से है, और ब्लैक क्या है, क्रूड ऑयल से है, ये थोड़े नए हैं। बाकी आपने सारे रिवोल्यूशन तो जाने, ये थोड़े नए हैं आपके लिए, तो इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट कल्चर स्टडी ऑफ, चलिए देखते हैं क्या है, नाम जान लीजिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग, एपीकल्चर बी कीपिंग, एक्वाकल्चर एक्वेटिक एनिमल्स, एरोबिक कल्चर ऑर्नामेंटल ट्रीज, ओके, एविकल्चर बर्ड से रिलेटेड है, फॉरिकल्चर फ्लावर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर देखिए गार्डनिंग से मैंने बोला था, और मैरीकल्चर सी फिशेस से, देखिए मैरी का मतलब मरीन लाइफ, मतलब आप सी फिशेस के बारे में बात कर लीजिए। एंड मोनोकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ओनली वन सॉर्ट ऑफ क्रॉप, इसे मोनोकल्चर कहते हैं। इसके अलावा भाई प्रीमा कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रीमा कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर सभी को पता है कि सिल्क प्रोडक्शन का पार्ट है, ये तो आपने क्लास 6, 7, 8 की साइंस में भी पढ़ा होगा कि सेरीकल्चर, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड सो ऑल। सिल्वीकल्चर ट्रीज से है। वर्मी कल्चर तो सीधी बात है कि वर्मी कंपोस्टिंग आपने पढ़ी है, अगर आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसमें कंपोस्ट बनाया जाता है और इसमें अर्थ वॉर्म्स को प्रोटेक्ट की जैसे। वो विटिकल्चर ग्रैप वाइन्स, मतलब ग्रैप्स भाई क्या होते हैं, अंगूर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, अंगूर होते हैं, और अंगूर से सबसे ज्यादा क्या बनती हैं, वाइन बनती है। वाइन जो फ्रांस में सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा अंगूर के बागीचे पाए जाते हैं, अंगूर की खेती के लिए सबसे बेटर क्लाइमेट माना जाता है यूरोप में। और यूरोप में भी भाई फ्रेंच वाइन जो रेड वाइन होती है वो बड़ी फेमस है, खाने के साथ जैसे आप यहाँ छाछ लेते हैं, वहाँ पे वो क्या लेते हैं, रेड वाइन लेते हैं। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका वो होगा, ग्रेस्प होगा, मतलब ग्रेप्स होंगे, अंगूर होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी के वाइन बनेंगे। वाइन मतलब एक महंगा शौक भी माना जाता है, लेकिन वहाँ पे वहाँ के लोगों की डाइट का पार्ट है वाइन, ठीक है। तो देखिए अब आ गए हम किस पे, अभी आपने पढ़ा सदाबहार क्रांति की बात मैंने किसने की, एम एस स्वामीनाथन ने। एक तो आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, वो भी एम एस स्वामीनाथन है, प्लस सदाबहार मतलब लगभग में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप कहेंगे कि किसी भी तरह का फार्मिंग हो रहा है उन सबको इंक्रीज करना है, इसलिए उसको बेसिकली सदाबहार का नाम दिया गया। और जब सदाबहार की बात करेंगे आप तो उसमें कौन आ जाएंगे, मिस्टर एम एस स्वामीनाथन जी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और कोई नाम आपका सुना भी नहीं हुआ है इसमें। Who is the father of green revolution in the world, याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा नॉर्मन बोरगवे, कहाँ से हैं, मैक्सिको से हैं, कहाँ से हैं, मैक्सिको से हैं, मैक्सिको से नॉर्मन बोरगवे। एम एस स्वामीनाथन जी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, मैक्स एक्चुअल ग्राउंड पे आया लेट 1966। स्टार्टिंग कब करनी थी, 1960 से 62 में ही करनी थी, लेकिन फेल हो गया ये हमने पढ़ा है कि ये फेल हो गया।
तो भाई ये रहा इंडिया का और ये रहे पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। तो ऑप्शन ए। चलिए, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वही चीजें घूम घूम के आ रही हैं, तो फिर क्या ही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया was an introduction of high yielding variety HYV seeds, HYV seeds for, तो भाई आप कहोगे देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि केवल वीट, स्टार्टिंग में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो किसके लिए था, वीट एंड राइस के लिए था, वीट एंड राइस के लिए था। HYV सीड्स का मतलब पता है ना, HYV सीड्स हाई यील्डिंग, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। भाई इसका मतलब क्या हो गया कि जो उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जिस यील्डिंग कैपेसिटी, जिसकी उपज बहुत ज्यादा हो, उसे ही हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और HYV सीड्स कहा जाता है। इनके लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, क्योंकि इनको चाहिए था अच्छा खासा इरिगेशन, भाई बारिश पानी का व्यवस्था, हैवी फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स इनके लिए लगने ही लगने हैं, प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर वगैरह यूज करना पड़ेगा आपको। भाई आप हाथों से खेती नहीं कर सकते कुदाल और बैल से अब, तो उसके रिगार्डिंग ये हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग, continued expansion of farming areas, double cropping existing farmland, using seeds with the improved genetics, which of the above statement is are not one of the three basic element method of green revolution। ग्रीन रिवॉल्यूशन में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्री बेसिक एलिमेंट का पार्ट नहीं था। पहला कह रहे हैं कि कंटिन्यूड एक्सपांशन ऑफ फार्मिंग एरिया की, मतलब भाई जो लैंड है वो क्या है, फिक्स है, लेकिन इंडिया में उस टाइम बहुत अच्छा खासा एरिया इरिगेशन के अंदर नहीं आता था, इरिगेशन के अंडर में कवर नहीं होता था। अगर इरिगेशन के अंडर में कवर नहीं होता था मतलब वो क्या था, एक तरह की बारेन लैंड थी, जिसको अगर हम अंडर इरिगेशन लेके आए, क्या रहा है, अंडर इरिगेशन लेके आए, तो बारेन वर्ड हटा दीजिए और वो क्या हो जाएगी, एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो क्लियर था कि भाई क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ जो अनइरिगेटेड एरिया है या जो अभी बारेन लैंड कही जा रही है, उसको आप फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी में उसकी फर्टिलिटी बढ़ाइए, उसको इरिगेशन के अंदर लाइए, वहां सिंचाई कीजिए, पानी पहुंचाइए और उसको कल्टिवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो सही है। दूसरा, डबल क्रॉपिंग एग्जिस्टिंग फार्मिंग, मौजूदा किसी दोहरी फसल उगाना। तो जी हाँ भाई, एक सीजन में केवल एक सीजन वाली फसल मत उगाइए, दोनों सीजन उगाइए, 3 सीजन है तो 3 सीजन उगाइए। पंजाब में तो भाई तीनों सीजन उगाते हैं ये लोग, ये जो जैद की भी फसल उगाते हैं। अभी तो मैं अपने ईस्ट यूपी की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो दो ही उगाई जाती है, राबी और खरीफ। नदी के किनारे वाले हिस्से में जायद की फसल उगती है, खेतों में एक दो जगह आपको दिख जाएगा कि जो बड़े सब्जियां उगाते हैं वो गर्मी में जायद की फसलें जैसे भिंडी वगैरह उगा लेते हैं। लेकिन मोस्टली मैं देखता हूँ कि मेरे खेत तो खुद खाली पड़े होते हैं, 10-15 बीघे जो भी खेत हैं वो खाली ही पड़े होते हैं, उसमें तो मैं नहीं देखता कि उतनी सब्र में कोई जाएगा, और उसको उगा पाना भी टफ टास्क है, उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर एक इंसान लगा रहे। आसान काम कुछ भी नहीं होता, फार्मिंग अपने आप में आसान नहीं होती। तो हालांकि बट ये जरूरी था, तो मुझे लगता है ये भी सही है। उन्नत अनुवांशिक वाले बीजों का प्रयोग, तो अभी तो हमने पढ़ा कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने हैं, तो इसमें से मुझे लगता है कि पूछ रहा है नॉट, क्या पूछा है क्वेश्चन देखिएगा, नॉट। तो नॉट का मतलब क्या है भाई, तीनों आए हैं, इसका मतलब नन ऑफ द अबव होगा, कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो तीनों को, एक कहता है, ये कहता है भाई 1 और 3, इसमें सेकंड भी अगर देता तो ये सही होता। तो आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि ये क्या है भाई, द एक्सपांशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, डबल क्रॉपिंग सीडिंग फार्मलैंड एंड यूज ऑफ HIV सीड, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो इस तरह से आंसर डी क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है कि यही 3 बेसिक्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन को देने के, कि ये टारगेट थे, हम इन सारी चीजों को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज चूजन एज द इनिशिएशन साइट फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बताइए भाई, आपको क्या लगता है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ हो गई थी, 1960 में पंजाब में स्टार्टिंग हो चुकी थी।
क्योंकि भाई ये क्या है भाई, दो नदियां सतलज और बेस के पानी से ये एरिया इरिगेट होता है। और बहुत पहले ही एग्रीकल्चर में ये एरिया डेवलप था, जो पंजाब पाकिस्तान में भी चला गया, लाहौर कराची का, वो भी बड़ा एरिया डेवलप था एग्रीकल्चर के मामले में। जैसे गंगा प्लेन था वैसे इंदस प्लेन है, ये मैंने आपको रिवर सिस्टम में पढ़ाया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर पंजाब होना चाहिए, साउथ। बाकी ये साउथ के स्टेट दो हो गए तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बिहार बहुत दूर आता है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और आपको पता है कि हरियाणा करनाल में भी अगर बहुत होता तो हरियाणा करनाल में क्या है भाई, इसका सेंटर है, वीट का सेंटर कहाँ पे है, वीट रिसर्च सेंटर कहाँ पे, हरियाणा करनाल में है। तो पंजाब हरियाणा ब्रेक हुए बाद में ना भाई, उस टाइम तो ब्रेक नहीं थे ना, 1956 में ब्रेक हुए। हाँ 1956 के बाद ब्रेक हुए हैं ये सारे के सारे स्टेट, उससे पहले तो एक ही स्टेट थे। ओके, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ खारिफ क्रॉप, इट इज अ क्रॉप दैट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। अच्छा, खाएंगे, फूड का मतलब खाने के लिए भी, और फॉडर का मतलब उसका जो जड़ का पार्ट बताया है, जो पार्ट है उसको फॉडर मतलब पशु के चारे के लिए यूज किया जाता है, उसे फॉडर कहते हैं। इन बिहार इट इज ग्रोन इन द राबी सीजन। अच्छा, खारिफ क्रॉप है लेकिन बिहार में तो राबी सीजन में भी उगाया जाता है, मतलब दोनों, कई सारी ऐसी क्रॉप होती है जो दोनों में होती है। सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग। अब देखिए वीट की बात की जाए तो वीट खारिफ क्रॉप हो ही नहीं सकती, तो खत्म। अब बचती है पैडी, मुझे लगता है पैडी के बारे में आपने देखा है, बिहार की कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, जो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ इलाका है। तो जो पैडी है, पैडी एक ऐसी क्रॉप है जो उगाई जाती है, लेकिन उससे भी पहले रुकते हैं, क्योंकि पैडी बिहार में ठंडी भी अच्छी खासी पड़ती है, तो हम इसको भी नहीं लेके जाएंगे। मेज के पास आइए, मेज की अगर बात की जाए तो मेज भाई उगाई जाती है, दोनों सीजन में उगाई जाती है, मेज को अच्छा खासा उगाया जाता है दोनों सीजन में, मैंने पंजाब में भी देखा है, तो उगाई जाती है। और ये खारिफ में भी होगी और जायद में भी उगा ली जाती है। और मेज का सबसे बड़ा क्या है, इसके प्लांट बड़े लंबे लंबे होते हैं और फसल टॉप पे लगती है, फसल टॉप पे लगती है। तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसे बहुत अच्छा फॉडर माना जाता है पशुओं के लिए। और मैक्सिमम जो लोग इसको उगाते हैं वो इसकी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा लालची नहीं है। इस पे बेसिकली जिनके पास कैटल्स हैं, ठीक है, जिनके पास कटल है, पशु है, वो इसके पशुओं के खाने के लिए चारे का प्रबंध करते हैं और उसके लिए इसको उगाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं होंगे, बी आंसर होगा मेज। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा आंसर को एनालिसिस करके पढ़िए, चीजें आसान रहेंगी। What are the खरीफ क्रॉप्स when the खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड? तो देखिए जुलाई अगस्त में तो इनकी बुआई स्टार्ट हो जाती है, जुलाई अगस्त में तो इनकी बुआई स्टार्ट होती है। और आपको पता होगा कि मैंने अगर सही से पढ़ाया तो अक्टूबर और नवंबर में इनकी कटाई होती है, क्योंकि नवंबर में ही नहीं, सितंबर अक्टूबर समझ लीजिए, नवंबर होगा तो लेट हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर में कटाई होगी, क्योंकि फिर 10-15 दिन खेत खाली रहेंगे, उनको सही से बनाया जाएगा। और एंड ऑफ द अक्टूबर और स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर क्या स्टार्ट हो जाते हैं सर, आप कह सकते हो कि सर राबी की क्रॉप स्टार्ट हो जाती है। किसकी क्रॉप स्टार्ट हो जाती है, राबी की क्रॉप की बुआई। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। इसमें जनवरी फेब देखिए जुलाई अगस्त में इसकी बुआई होती है और कटाई, तो देखिए ये क्या है, ये जब सोन किए जाते हैं मतलब बुआई की जाती है तब है। और ये हार्वेस्टिंग एरिया है, ये हार्वेस्ट का सीजन है, ठीक है। और मार्च अप्रैल में तो अप्रैल में कटिंग होती है, राबी क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है। ये कब की जाती है, राबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग अप्रैल में होती है। और जनवरी फरवरी में कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट नहीं होती है। ये राबी जो क्रॉप होती है ये सबसे पीक पे होती है ग्रो में, कि जनवरी में इसकी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट होती है, फेब में अच्छी खासी ग्रो हो जाती है, तभी तो मार्च पकनी शुरू हो जाती है, हल्की ठंडी आ जाती है, तभी तो ये क्या होगी, मार्च और अप्रैल में इसको कट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जस्टिफाई हो गया आपका। इसके बाद हम आते हैं, थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंबाकू, वैसे तो मैंने ये बता दिया कि तंबाकू में आंध्र प्रदेश की ही मैंने बात की, मैंने ना गुजरात की बात की, ना यूपी की, ना कर्नाटका की, मैंने थोड़ा सा बात की थी बिहार की, कि बिहार में भी टोबैको उगाया जाता है। तो बिहार का तो ऑप्शन ही नहीं है, जब ऑप्शन ही नहीं है तो खेलना गया है आंध्र प्रदेश। और टोबैको के बारे में भी हमने पढ़ा भी कि आंध्र प्रदेश है। कपास की फसल के लिए जैसे तो भाई ब्लैक सॉइल, क्यों, क्योंकि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, क्या होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी होती है। इसके अलावा आप कहोगे ये कहाँ है भाई, गुजरात
और महाराष्ट्र नंबर 1 और 2 पे आते हैं। तो गुजरात पहले पे, महाराष्ट्र, MH का मतलब हमेशा समझा कीजिए जब भी मैं MH लिखूँ तो वो महाराष्ट्र है। तो यहाँ से चीजें क्या होंगी आपके लिए और आसान होंगी। लगभग मेरी स्लाइड्स खत्म होने वाली है, तो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दोनों वीडियोस के एंड में भाई। अब आ जाते हैं, भारत में खरीफ का मौसम किसके साथ मेल खाता है? द खरीफ सीजन इन इंडिया मेनली कंसीडर्ड विथ, किससे बिलोंग करता है? अब खरीफ का मतलब है रेनी सीजन। अब क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से सेशन पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर ही लेंगे। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून। अब बड़ा दिक्कत हो गया यार कि भाई मानसून तो सर हमें पता नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा है खरीफ सीजन बिगेन्स विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन द जून जुलाई में जो मानसून आता है खरीफ की सीजन स्टार्ट हो जाती है। यही जून में भी बारिश होती है महाराष्ट्र और गुजरात और केरला एरिया में, तो जून या मई में भी केरला में बारिश हो जाती है। खरीफ पीरियड ऑल्सो नोन एज मानसूनल शोइंग सीजन। इन अरबिक द वर्ड खारिफ मीन्स ऑटमन। अरबिक में इसे ऑटमन कहते हैं भाई, हिंदी में ऐसा ना समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। खारिफ क्रॉप ग्रो इन द रेनी सीजन, वही बात हो गई, राइस मेज मिलेट्स ग्राउंड नट्स ये उगाए जाते हैं। साउथ वेस्ट मानसून, इट इज द पीरियड बिटवीन द जून ऑफ एंड सितंबर। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टूवर्ड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब मैं इसको आपको मैप पे समझा देता हूं, समझ लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट सर विंटर मानसून कैसे है? इट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हेंस इट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। चलिए मैं समझाता हूं इसको आपको अच्छे से। It is the period between October to December. Rainfall experience in Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka in this monsoon. अब आप समझिए क्या होता है साउथ ईस्ट। चलिए मैं समझाता हूं। ये दिख रहा है इंडिया का पार्ट, ये है अरेबियन सी, और ये हिस्सा हो गया साउथ का। भाई ये हमारा क्या है? साउथ है। और ये ऐसा गुजरात है, फिर ऐसा कुछ इंडिया है। भाई मैं एग्जैक्ट मैप तो नहीं बना पाऊंगा, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये गुजरात और ये जो महाराष्ट्र है और ये जो राजस्थान है, ये सॉरी इतना क्या घुमाना था यार, चलो इसको ऐसे समझा दो। ये जो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र है, ये बेसिकली किस में आते हैं? वेस्ट इंडिया, ठीक है। ये गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, ठीक है। ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा उड़ीसा, ये रहा वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये रहा बिहार, ये रहा यूपी, और ये रहा उत्तराखंड, और ये रहा आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड सो ऑन, ठीक है। अब समझते हैं, ये अरेबियन सी है, ये क्या है सर? अरेबियन सी है। और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ये बेसिकली हिस्सा क्या है? ये पूरा हिस्सा हम साउथ कहेंगे। क्या कहेंगे? साउथ कहेंगे। इसे कहेंगे वेस्ट, इसे कहेंगे ईस्ट, और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट का हमारा हिस्सा है, थोड़ा सा ये जान लीजिएगा, ठीक है। अब समझते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून का तो नहीं पता। साउथ, यहाँ पे जो लिखा है साउथ वेस्ट मानसून, आपको पता है इंडिया में इन इलाकों में बारिश सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बारिश किसको मिलती है? केरला को, फिर ये महाराष्ट्र में मुंबई, और फिर ये गुजरात। ये जून में ही बारिश हो जाती है गुजरात और महाराष्ट्र में, 15 जून, अरे सॉरी ना, मैक्सिमम 15 जून तक बारिश हो जाती है गुजरात में, और 10 जून तक मुंबई में। और केरला में तो मई में ही हो जाती है, मई के महीने से ही केरला में मानसून सावर स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि ये मानसून अरेबियन सी से उठ रहा है तो साउथ से उठ रहा है, और बारिश कहाँ कर रहा है? महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो कैसा मानसून हुआ? क्योंकि ये साउथ से निकला और वेस्ट की तरफ गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे। क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं। और देखिए जैसा कि मैंने बोला जून से ही स्टार्ट हुआ है और सितंबर तक होता है, रेनी सीजन सितंबर तक होता है, अक्टूबर में ना के बराबर बारिश होती है, ठीक है। तो यहां तो कोई डाउट नहीं। ऐसे ही जब बे ऑफ बंगाल से मानसून उठता है तो किधर से उठा? साउथ से उठा, और इधर किधर गया? नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। अब ये बताओ यार, नॉर्थ से उठ के यहां से कौन सा मानसून उठेगा? पहले ये बताओ, यहां से कौन सा उठ के इधर जाएगा? वो जो नॉर्थ वेस्ट है वो थोड़ा अलग है। जो नॉर्थ वेस्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, अगर नॉर्थ वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट अभी फिलहाल इंडिया के टर्म में आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है।
नॉर्थ वेस्ट मानसून जैसा कुछ नहीं होता, नॉर्थ वेस्ट मानसून जैसा कुछ नहीं होगा। फिर साउथ वेस्ट मानसून तो हमने बात कर ली, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात भी करते हैं, हमने साउथ वेस्ट मानसून की बात कर ली। अब क्या साउथ ईस्ट मानसून होगा कि कोई साउथ से उठे और ईस्ट में जाके पहुंचे, या साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मानसून होगा कि यहाँ नॉर्थ से उठे और वेस्ट से आके आगे। तो अब समझते हैं, तो हमने पहले साउथ वेस्ट कर लिया, अब हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट माउंटेन होगा। नॉर्थ वेस्ट छोड़ दीजिए और साउथ वेस्ट छोड़ दीजिए। तो देखिए साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ से उठी वेस्ट गई, और नॉर्थ ईस्ट होगा कि नॉर्थ से उठी और ईस्टर्न पार्ट पे बारिश करते हुए गई। देखिए कैसे। अब बात करते विंटर मानसून। अब आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है हमारे यहाँ वेदर, क्या होता है अभी क्या चल रही है, गर्मी चल रही है। अभी तो क्या था, इससे पहले गर्मी का महीना था। गर्मी में बात करते हैं तो लैंड हॉट होती है। क्या होती है? लैंड हॉट होती है। किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में। तो लैंड बहुत जब हॉट हो जाती है तो सी विंड्स किधर आती है? लैंड की तरफ आती हैं, और उनके अंदर मॉइस्चर कैरी होता है, तो पहाड़ से टकरा के क्या करती हैं? बारिश करती हैं। ठीक है, उस तरह से। लेकिन विंटर सीजन आते आते भाई क्या होता है, अर्थ रोटेशन करती है तो सन के कंपैरिजन में चीजें चेंज होती हैं। अब सन का मैक्सिमम पार्ट जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन ज्यादा गर्म हो जाएगा। इंडियन ओशन क्या हो जाएगा? ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो जब सी बॉडी लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म हो गई, तो लैंड से हमारे किसकी तरफ चलेंगी? ओशन की तरफ चलेंगे। जब ओशन की तरफ चलेंगी तो इसी को, जो ये मानसून वापस आता है, इसी को कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग मानसून। बल्कि मानसून वापस जा रहा है, और इसी रिट्रीटिंग मानसून में विंटर में बारिश होती है थोड़ी बहुत, नॉर्थ में नहीं, साउथ में। ठीक है, कब होती है? विंटर सीजन में रिट्रीटिंग मानसून। ये अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर, तो नवंबर दिसंबर में। और इसमें सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती है इसके इसमें। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ इंडिया में ठीक ठाक बारिश कर देते हैं। बाकी मानसून के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थॉरली, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, साउथ वेस्ट मानसून की। जब हमारे यहाँ जो धान की बुआई होती है वो किस मानसून से स्टार्ट होती है? तो आप कहोगे सर यहाँ अरेबियन सी से उठा है, गुजरात, महाराष्ट्र और इधर की जो बारिश होती है, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये उड़ता साउथ से है और वेस्ट के स्टेट्स में बारिश करता है। तो हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग होती है खारिफ की क्रॉप की, वो साउथ वेस्ट मानसून से स्टार्ट होती है। आई थिंक आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि साउथ वेस्ट मानसून क्या कहता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, फिर ये लेक्चर फिनिश होता है आपका। ठीक है। भारत में 20वीं सदी में हरित क्रांति में नई कृषि रणनीति अपनाने के लिए किस दशक में शुरुआत हुई थी? देखो ये 1970s में ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि लेट 1960 से ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था। तो सीधी बात है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हम क्या चलेंगे भाई। 1950 भूल ही जाओ, 1960 स्टार्ट हुआ लेकिन लगभग में भूल ही जाओ, तो फिर बचा 1970 या 1990। ठीक है, तो भारत में 20th सेंचुरी की बात की गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 20th सेंचुरी जब फिनिश होने वाली है, 20th सेंचुरी चल रही है, उसके बाद तो 21st आ जाएगी ना, तो उसमें है ये। ठीक है, आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसर्च सेंटर ऑफ टी। तो देखिए टी के बारे में मैंने बताया था कि आसम और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पे भाई? दार्जिलिंग है हमारा वेस्ट बंगाल में। असम तो पता ही है, और असम में ही सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट। तो टोकली असम, बात खत्म। देहरादून भूल जाइए। करनाल, ये कहाँ है? वीट का है। ये क्या है? कॉटन का है। ये क्या है? कॉटन का है। और देहरादून तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है वो देहरादून में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो साइंटिफिक फॉरेस्टिंग की जाती थी पहले के टाइम पे, तो उसका हेड ऑफिस देहरादून था। अभी तो फिलहाल कुछ और होगा। ठीक है, तो असम हो गया, ये तो हमने पढ़ा है। इसके अलावा इन विच ईयर 5 ईयर प्लान ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस। तो मैंने आपको हर बार बोला थर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, और इफेक्टिवली किस में चला? फोर्थ में। लेकिन इंट्रोड्यूस पूछा है तो थर्ड आंसर हमेशा होगा 1960। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर 1965। द थर्ड ईयर प्लान वॉज बिटवीन 1961 टू 1966। ठीक है, ये थर्ड ईयर प्लान है। द ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड, उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर है ये। द ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर Meriam 1965। लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। आपको पता है इसी टाइम हमारे यहाँ वीट की कमी पड़ गई थी, सूखा हुआ था, अमेरिका से वीट मांगा, उसने मना कर दिया। तो जय जवान जय किसान, जय जवान
जय किसान का नारा इसी टाइम दिया गया भाई हमें, जय जवान जय किसान। The word Green Revolution was one of the first by William S. God administrated US agency and international development. Word father of Green Revolution नॉर्मल बोल लगे हमें पढ़ा अभी। It intervening great increase in the production of wheat and rice due to the introduction of HYV seed, Mexican wheat seeds का introduction किया HYV seeds का। The Green Revolution aimed to make the country self-sufficient in the food grain. It was introduced in the North India, especially in the पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो गंगा प्लेन है और इंदस प्लेन और गंगा प्लेन के इलाकों में इंट्रोड्यूस किया गया, ना कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। और साउथ तो राइस के लिए फेमस ही था, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो हम यहीं एंड करते हो। इसी के साथ आपके क्रॉप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप की क्रॉप्स है, जो कुछ भी पॉसिबल था, अब आपकी स्टैटिक जीके में क्रॉप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का रिवोल्यूशन नहीं छोड़ा गया है। जितने क्वेश्चन पूछे गए आपने देखे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद द वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो रहा है आपके लिए, काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, आपको इससे काफी नॉलेज मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।